मेरा नाम आसिफ मुजीब है और ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये अब से तकरीबन 27 या 28 साल पहले मेरे साथ पेश आई थी। मुझे अच्छी तरह याद है, उस दौर में मैं शाहराह फैसल पे एक सिक्योरिटी इदारे में जॉब किया करता था। अब क्योंकि जो मेरा घर था वो मलीर के अंदर वाक़या था, तो वहाँ से जो मेरा घर है वो मुझे बहुत ज़्यादा करीब पड़ा करता था। मेरे जो ड्यूटी आवर्स थे वो रात को 3 या साढ़े 3 बजे ख़त्म हुआ करते थे। ये दौर बड़ा सादा दौर था और उस दौर में मेरे पास एक बाइक मौजूद थी। वैसे ही दिसंबर का महीना चल रहा था और हल्की हल्की सर्दी हो रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं ऑफिस से निकला तो हल्की हल्की सी फुहार हो रही थी और जिस वक्त मैं ऑफिस से निकल रहा था तो मेरा जो कोलीग था वो मुझे कहने लगा कि इस वक्त बारिश हो रही है, मेरी बात मानो, इतनी रात में बाहर ना निकलो। अगर तुम सुबह तक रुक सकते हो तो हम दोनों साथ ही अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। लेकिन अजीब बात ये थी कि मेरे जहन पे घर जाने का या जल्दी घर पहुंचने का भूत सवार था। बात ये भी थी कि उन दिनों जो मेरी मदर हैं उनकी हल्की हल्की सी तबीयत ख़राब थी। मैंने अपनी बाइक ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकाली और उसके ऊपर बैठा और उसको किक मार के स्टार्ट करने लगा। जैसे ही मैं अपनी बाइक पे किक मार रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा है। अजीब बात ये थी कि ये जो आवाज़ थी ये ज़नाना आवाज़ थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की या औरत बार बार मेरा नाम पुकार रही है। खैर, जब मैंने आगे पीछे का जायज़ा लिया तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने सिगरेट जलाई और बाइक को आहिस्ता आहिस्ता चलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ये जो फुहार थी ये बारिश के अंदर तब्दील हो चुकी थी और इस रास्ते में जो कि सीधा सीधा मरीर की तरफ जाया करता था, देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे लाइट भी जा चुकी है। दूर दूर तक ना कोई बंदा मौजूद था, ना किसी बंदे का नामो निशान मौजूद था। खैर, मैं आहिस्ता आहिस्ता बाइक चला रहा था और सिगरेट पीना तो मेरे लिए नामुमकिन हो चुका था। खैर, मैं अपनी सोचों में गुम था और मेरी कोशिश थी खैरियत से आहिस्ता आहिस्ता अपने घर पहुंच सकूं। जो लोग शाहराह फैसल के बारे में जाना करते हैं उनको पता होगा कि ये जो ड्रिग रोड पे अंडरपास है या फ्लाईओवर है ये उस दौर में मौजूद नहीं था। अब जैसे ही मैं ड्रिग रोड वाले रोड पे पहुंचने वाला था तो मुझे ऐसा लगा कि ड्रिग रोड शुरू होने से पहले जो लेफ़्ट साइड पे रास्ता जाया करता है, जो कि शायद नॉर्थ कराची या गुलशन की तरफ मुड़ा करता है, उस रास्ते पे यानी कोने पे एक लड़की जिसने शायद लाल कलर का लिबास पहन रखा है और उसके लिबास को देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे शायद वो किसी शादी से या किसी प्रोग्राम से वापस आई है। अब क्योंकि ये जो बारिश थी ये मुसलसल तेज़ हो रही थी तो मैंने ना चाहते हुए भी एकदम से जो बाइक थी उसकी स्पीड को स्लो करना शुरू किया। मैं चाहता था कि आखिर ये जो लड़की जो कि परेशानी की हालत में इतनी बारिश में इस ठंडी रात में यहाँ पे खड़ी हुई है, उसके पास जाऊं, उससे पूछूं कि बिला आखिर वो इतनी रात में यहाँ पे क्यों मौजूद है। जैसे ही मैंने बाइक रोकी और बाइक रोकने के बाद मैं बाइक से उतरा तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे और उस लड़की के दरमियान मुश्किल से 15 या 16 फीट का फासला होगा। अब जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ बढ़ना शुरू किया तो अजीब बात ये थी, वो जो भी लड़की थी बजाय इसके वहाँ रुकती, मुझसे बातचीत करती या कम से कम मुझे बताती कि वो किस वजह से यहाँ पे मौजूद है। उस लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे होना
शुरू कर दिया। अजीब बात यह थी कि जैसे वो पीछे हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कुछ अजीब से तरीके से वो पीछे होना शुरू हुई है। और जैसे जैसे वो पीछे बढ़ रही थी तो एकदम से जब मैंने उसके पाँव की तरफ देखना शुरू किया तो मुझे कुछ अजीब लगने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे उसके जो पाँव हैं यानी उसकी जो उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ हैं, जबकि उसकी जो एड़ी थी वो आगे की तरफ थी। अब जैसे ही मुझे लगा कि इस लड़की के जो पाँव हैं वो उल्टे पाँव हैं तो मैं एकदम से चलते चलते न सिर्फ रुका बल्कि मुझे याद आ गया कि मेरे वालिद साहब बताया करते थे, अगर रात के औकात में वीरान रास्ते पे, सुनसान जगहों पे, ख़ास तौर पे शाहराह फैसल पे अगर तुम्हें कोई औरत या लड़की नज़र आती है जिसके पाँव उल्टे हों तो तुम समझ लेना वो औरत नहीं है, वो या तो चुड़ैल है या फिर पिछल पैरी है। अब जैसे ही मुझे ये याद आया तो बजाय इसके कि मैं मज़ीद आगे बढ़ता, मैं फ़ौरन से पलटा और जितनी भी कुरानी आयत मुझे आया करती थीं मैंने एकदम से उन सब की तिलावत शुरू कर दी। जैसे तैसे हाँफता काँपता जब मैं बाइक तक पहुंचा तो मुझे पीछे से उस लड़की के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। जैसे तैसे मैंने अल्लाह का नाम लेके बाइक स्टार्ट की और जितनी तेज़ी से हो सकता था मैंने बाइक को दौड़ाना शुरू कर दिया। मुझे आज भी याद है कि जब मैं घर पहुंचा तो मुझे 102, 103 बुखार हो चुका था और तकरीबन 15 से 20 दिन तक मेरी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है यह हमें सज्जाद साहब ने भेजी है और ये बताते हैं बेसिकली ये जो स्टोरी है ये एक सच्ची स्टोरी है और ये वाक़या इनके अपने साथ पेश आया था। ये आज जिन मुश्किलात का, जिन मसाइब का शिकार हैं या जिन परेशानियों से गुज़र रहे हैं, ये बताते हैं कि ये सारी की सारी बातें उस स्टोरी से मुंसलिक हैं जिसने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल तब्दील कर दिया और मेरे जो हालात थे वो दिन ब दिन ख़राब से ख़राब होते चले गए। ये बताते हैं कि इनके जो फादर थे उनकी पूरी कोशिश थी कि जितनी अच्छी तालीम और तरबियत वो अपने बच्चों को दिला सकें तो दिलाएं और इसी वजह से इनके फादर ने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह ये एक अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहाँ जाके इंजीनियर बन जाएं, तालीम हासिल करें ताकि इनके भी फ्यूचर में आसानी हो सके और इनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी बुढ़ापे में आसानी हो सके। इनके फादर ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और इन्होंने भी मेहनत की और बिलाखिर इनका जो एडमिशन था वो एनईडी यूनिवर्सिटी में हो गया। ये बताते हैं कि एनईडी यूनिवर्सिटी में जब मैं तालीम हासिल कर रहा था तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो हमारे हालात थे वो बेहतर से बेहतर होते चले आ रहे थे और मुझे अच्छी अच्छी ट्यूशन्स मिल रही थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि मेरी जो ज़िंदगी है वो अब तब्दील होने जा रही है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस या प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं वो सब ख़त्म होने वाली हैं और अब हम लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाले हैं। बहरहाल ये बताते हैं कि जैसे तैसे करके मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई और जब इंजीनियरिंग ख़त्म हुई तो मुझे पता था कि मेरे फादर ने किस तरह मेरी फ़ीस दी है, किस तरह अपना सब कुछ बेच के, सब कुछ दाव पे लगा के मुझे पढ़ाया है। लिहाजा जैसे ही मैं इंजीनियर बना मैंने कोशिश शुरू कर दी कि किसी अच्छी फर्म में, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी अच्छे कंस्ट्रक्शन इदारे में मेरी जॉब लग जाए। और ऐसे ही हुआ कि काफ़ी जिद्दोजहद के बाद मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट ऑफ़र हुई और जैसे ही मुझे ऑफ़र हुई मैंने अपने पेरेंट्स से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ो और ज्वाइन करो। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने वो कंपनी ज्वाइन की तो ऐसा लगने लगा कि मेरी दुनिया बदल चुकी है। मुझे गाड़ी मिल चुकी थी, मेरी बहुत अच्छी सैलरी थी, मेरी ट्रैवलिंग फ्री थी, मेरा मेडिकल फ्री था, सारी वो सहूलियात जो बुनियादी हुआ करती हैं सब कंपनी ने मुझे प्रोवाइड की हुई थी। आप ये समझ लें कि एक आइडियल जॉब थी और ऐसी जॉब के लिए आम तौर पे लोग दुआएं किया करते हैं। शुरू में क्योंकि मैं जूनियर था तो मेरे साथ 2-3 सीनियर्स को लगाया गया और जो भी कंपनी की नेचर ऑफ वर्क थी वो मुझे समझाई गई। मुझे बताया गया कि हमारी कंपनी जो है इसको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और उन प्रोजेक्ट्स के हिसाब से हमें काम करना होता है। जो भी कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होती हैं या जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक हमें घर की, मकान की या फ्लैट्स की, गर्ल्स की पूरी सोसाइटीज़ की तामीर करनी होती है। मैं बहुत खुश था
मेरे जो सीनियर थे मुझे हमेशा गाइड किया करते थे। और ऐसे ही हुआ कि जैसे जैसे टाइम गुजरा, 1 डेढ़ साल गुजरा, मैं सारा का सारा काम सीख चुका था। अब मैं बहुत ज़्यादा परफेक्शन से काम कर रहा था। मेरे जो उस्ताद थे या जो मेरे सेठ थे वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे और वो कहते थे कि तुम बहुत तरक्की करोगे, बहुत आगे जाओगे। ऐसे ही हुआ कि दिन ब दिन मैं काम करता रहा और देखते ही देखते 2 से 3 साल के अंदर अंदर मेरे पास दुनिया की सारी आसाइशें मौजूद थीं जिनके बारे में लोग अमूमन ख्वाब देखा करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था। अपने माँ बाप को बोलता था कि ये आपकी दुआओं का नतीजा है, ये आपकी मेहनत का नतीजा है कि मैं इस मकाम पे मौजूद हूँ। ये बताते हैं इसी तरह जब मैं सीनियर होता चला गया तो मेरे जो चीफ थे या जो मेरे मालिक थे वो मुझे गाइड करते चले गए और बहुत सारे प्रोजेक्ट अब मैं अकेला देखने लगा। इसी तरह ये बताते हैं कि प्रोजेक्ट आया और वो जो प्रोजेक्ट था मेरे मालिक ने मुझसे जो सीनियर थे उनको असाइन किया। उनको कहा गया कि ये प्रोजेक्ट आपने 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। ये बताते हैं कि जब उनको ये काम दिया गया तो उन्होंने भी इस पे काम करना शुरू किया क्योंकि वो भी चाहते थे कि मालिक की नज़रों में बहुत अच्छे रहें, जैसे मालिक चाहता है वैसे काम करें। ये बताते हैं कि सब कुछ स्मूथ चल रहा था कि एकदम से खबर आई कि वो जो मेरे सीनियर हैं जिनको ये प्रोजेक्ट असाइन किया गया था उन्होंने अपना रिज़ाइन भेज दिया है। अब ये जो खबर थी ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। हम सारे के सारे लोग परेशान थे क्योंकि कोई भी इस कंपनी से जाने का तसव्वुर ही नहीं कर सकता था। खैर बहरहाल जब हमने इन्वेस्टिगेशन की, मालूमात इकट्ठी की तो वो जो साहब थे वो कहने लगे कि बस मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ रहा हूँ, मुझे इस कंपनी में ही काम नहीं करना। उनसे बारहा पूछा गया कि कोई ऐसी बात बता दें, कोई गलती बता दें, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं इस कंपनी को, इस प्रोजेक्ट को खैर बात कह रहा हूँ और प्लीज़ मुझसे रब्ता ना रखें। अब ये जो कुछ हुआ था बड़ा स्ट्रेंज था, हिला देने वाला था, क्योंकि कोई एक एम्प्लॉय भी इस कंपनी को खुद से नहीं छोड़ना चाहता था। ये बताते हैं कि उसके बाद जो एक और मेरे सीनियर थे उनको वो प्रोजेक्ट दिया गया और जब उनको वो प्रोजेक्ट दिया गया उनको भी ये कहा गया कि 6 महीने के अंदर अंदर आपने इसकी तामीर करनी है। बेसिकली ये जो एक प्रोजेक्ट था ये एक बहुत बड़े सरकारी अफसर का प्रोजेक्ट था। उसका जो घर था या उसका जो एरिया था उसकी तामीर करनी थी और जैसे वो चाहता था वैसे तामीर करनी थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चाहता है वैसे हो जाएगा, लेकिन जब मेरे दूसरे सीनियर वहाँ पे गए उन्होंने भी कोशिशें शुरू की तो बिलाखिर उन्होंने भी एक दिन रिज़ाइन भेज दिया। अब जब उनका रिज़ाइन आया तो मैं भी और सारे लोग परेशान थे कि पहले एक शख्स गया, उसने रिज़ाइन किया, वजह नहीं बताई। अब दूसरा शख्स जा रहा है, वो भी रिज़ाइन कर रहा है, वजह नहीं बता रहा। और दोनों लोगों ने एक ही प्रोजेक्ट पे काम करने की कोशिश की है और जब ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाए या नहीं हो सका तो इन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, माफ़ी मांग ली। अब ये बताते हैं कि मेरी सलाहियतों का इम्तिहान था। मेरे जो बॉस थे उनकी आखिरी उम्मीद मैं था। उनको मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लिहाजा उन्होंने मुझे कहा कि अब ये जो प्रोजेक्ट रह गया है ये तुम्हें कंप्लीट करना है। ये बताते हैं कि पहले मैं वहाँ पे गया, पूरी साइट मैंने देखी, उसका मुआयना किया। बेसिकली वो जो एरिया था वो 2 तलवार के करीब का कोई एरिया था और वहाँ पे एक बहुत बड़ी साइट थी जो खाली थी। वहाँ पे एक बहुत बड़े सरकारी अफसर की जो जगह थी उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक तामीर करनी थी। उसके लिए एक बहुत बड़ा सा बंगला बनाना था और जैसे वो चाहता था वैसे वैसे करना था। अब ये बताते हैं कि जब मैं वहाँ पे गया तो मैं बहुत प्रोफेशनली काम कर रहा था। मेरी पूरी कोशिश थी कि जो 2 सीनियर्स मुझसे पहले नहीं कर सके इसको मैं करके दिखाऊंगा ताकि मैं आगे और प्रमोट हूँ, मुझे और तरक्की मिले, मैं और कामयाब हूँ। ये बताते हैं कि जब वहाँ जाके मैंने मज़दूरों से काम शुरू करवाया तो एक एक करके 2 मज़दूरों की मौत हो गई और दोनों की जो मौत हुई थी वो इतनी अनएक्सप्लेनेबल थी, समझ से बाहर थी कि उसका कोई सर पैर नहीं था। ये बताते हैं कि जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि वहाँ पे एक दरख्त मौजूद है और ये दोनों मजदूर जो हैं उस दरख्त को काटने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उनकी डेथ हुई है। अब ये जो हमने सुना था ये बड़ा शॉकिंग था, डरा देने वाला था। और मेरे जो बॉस थे अब उन्होंने मुझसे कहा था कि ये दरख्त तुम्हें कटवाना है और जैसे वो साहब चाहते हैं वैसे तामीर करनी है। ये बताते हैं कि दरख्त काटने से एक दिन पहले, यानी जैसे मुझे कल दरख्त काटना है, एक दिन पहले जब मैं घर आया, खाना खाने के बाद जब मैं सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा कि एक औरत है जिसके बहुत लंबे लंबे बाल हैं, बहुत ही खौफनाक शक्ल है और उसकी आंखें, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आंखें नहीं हैं, कोई अंगारे मौजूद हैं। वो उस दरख्त के पास खड़ी हुई है और वो मुझे गुस्से से देख रही है। अब मैं ख्वाब के अंदर ही उस दरख्त को काटने के लिए आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो वो जो औरत है वो मुझे कहती है कि आगे नहीं बढ़ना, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे बाप की जान ले लूँगी। और अगले ही लम्हे मैं देखता हूँ कि मेरे जो फादर हैं वो उसके आगे लेटे हुए हैं। उस औरत के हाथ में एक छुरी है जो उन्होंने मेरे फादर के गले पर रखी हुई है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने ख्वाब देखा वैसे ही मेरी आँख खुल गई और जैसे ही मेरी आँख खुली मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था
क्योंकि मेरे जो फादर थे वो मेरे लिए सब कुछ थे, मेरी दुनिया थे, मेरी कायनात थे। लिहाजा जो भी मैंने ख्वाब देखा था, ये पूरा का पूरा ख्वाब मैंने अपने फादर से डिस्कस किया और उनको बताया कि आज मुझे जाके उस दरख्त की कटिंग करनी है। आप मुझे मशवरा दें कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है और मुझसे पहले 2 लोग रिज़ाइन कर चुके हैं और 2 मज़दूरों की डेथ हो चुकी है। ये बताते हैं कि इनके जो फादर थे वो कहने लगे कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ो, जो भी तुम्हें दुआएं आती हैं वो पढ़ो और जो तुम्हारा काम है उसको कंप्लीट करो और किसी भी ख्वाब की वजह से जो तुम्हारी मंजिल है उससे दूर ना हो। ये बताते हैं कि इनके फादर ने जो इनको हौसला दिया था वो बहुत बड़ी उम्मीद था, लिहाजा इन्होंने सोचा कि आज मैं जाऊंगा, उस दरख्त को काटूंगा, लेकिन पहले आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ लूँगा ताकि मुझे कोई नुकसान ना हो। ये बताते हैं कि जब मैं वहाँ पे गया और दरख्त को मैंने कटवाना शुरू किया तो जैसे ही मज़दूर ने दरख्त के ऊपर आरी रखी तो वैसे ही मेरे घर से फ़ोन आया, और जब मैंने घर से जो फ़ोन आया था उसको पिक किया तो मुझे पता चला कि मेरे फादर को सीवियर हार्ट अटैक हुआ है। जो भी मेरा काम था, जो भी मैं वहाँ पे काम कर रहा था, उसको मैंने वहीं पे छोड़ा, वहाँ से भागा और फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचा। ये बताते हैं कि जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो मुझे पता चला कि मेरे हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही मेरे फादर की डेथ हो चुकी है। अब ये जो खबर थी ये मुझ पर बिजली बन के गिरी, मेरी हालत गैर हो चुकी थी, मेरी जो कायनात थी वो मेरा बाप था, मेरी कायनात मुझसे दूर हो चुकी थी। मेरी जो मदर थी वो भी शदीद गम का शिकार थी और 3 दिन के अंदर अंदर मेरी जो मदर थी वो भी इस गम को नहीं सह पाई, उनकी भी डेथ हो गई। और जब मेरे मदर फादर की डेथ हो गई तो उसके बाद मैंने भी तौबा कर ली कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैं ना कंप्लीट करूँगा, ना दरख्त को कटवाऊँगा, ना इसके किसी भी हिस्से में या किसी भी काम में शामिल होऊंगा। ये बताते हैं कि उसके बाद मैंने भी अपने बॉस को रिज़ाइन भेज दिया और मैंने कहा कि मैं माजरत करता हूँ, अब मैं भी आपकी कंपनी का हिस्सा या पार्ट नहीं रह सकता, मुझे माफ़ कर दें। ये बताते हैं कि इस बात को काफ़ी अर्सा हो चुका है और उसके बाद से ना मुझे वैसी जॉब मिली, ना किसी ने मुझे इस तरह के पर्क्स दिए जैसे मेरे बॉस ने या मेरे सेठ ने मुझे दिए थे, और मैं आज भी परेशान हूँ। मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात मेरे साथ होते रहते हैं। मेरी शादी की काफ़ी दफ़ा कोशिश की गई, मेरी शादी भी नहीं हो सकी। मेरे वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, समझ लें कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे लिए दुआ करें। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने आज शेयर की हैं ये सारी स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर ये आपको स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती हो और अल्लाह ताला हमें ऐसी मखलूक़ात, ऐसे शयातीन से, हर बला से बचाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।